हेलो छात्रों, मैं राजेश कुमार पाल, सब्जेक्ट एक्सपर्ट लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल से आज आपके सामने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत समकालीन भारत 2 के अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, अध्याय जो 7 है हमारा, उस पर चर्चा करेंगे। और उसमें जो महत्वपूर्ण हमारी विषय वस्तु है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम क्लियर करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस अध्याय में क्या है। जैसा कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये हमारा चैप्टर का नाम है और इस पर बोर्ड द्वारा आवंटित अंक 7 हैं। तो हमें इस अध्याय से 2 मार्च के 3 मार्च के 4 नंबर तक के अंकों को प्रश्न जो है वो तैयार करने हैं, जिससे हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। इस अध्याय में हम देखेंगे जो हमारी पाठ्य वस्तु है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी किसी देश का विकास हम देखें, आर्थिक विकास देखें, तो हमारे पास संसाधन है, उद्योग हैं, कच्चा माल है। इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और जिस देश में परिवहन के साधन अच्छे होते हैं, अच्छे से मतलब है कम समय में सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितने जल्दी पहुंचा जा सकता है, वो परिवहन का साधन उतना ही अच्छा माना जाता है। तो एक देश के विकास की गति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहन करने की सुविधा पर निर्भर करता है कि हमारे देश में कृषि से जो कच्चा माल उत्पादित हो रहा है, क्या उद्योगों तक सही समय पर पहुंच रहा है कि नहीं। क्या उद्योगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो परिवहन के साधन है, चाहे वो सड़क परिवहन हो या रेल परिवहन हो या जल परिवहन हो, किसी भी परिवहन साधन का जो हम उपयोग कर रहे हैं वो परिवहन का साधन किस प्रकार का है। तो परिवहन का साधन विकास, किसी देश के विकास को भी इंगित करता है। भारत एक विकासशील देश है और भारत में परिवहन के साधनों का तेजी से विकास हो रहा है। आज हमारे पास अच्छी सड़कें हैं, द्रुत गति के रेल मार्ग हैं, वायु यातायात है, जल मार्ग में आंतरिक जल मार्ग भी है और सामुद्रिक जल मार्ग भी है। तो हम देखते हैं कि जब तक परिवहन के साधनों का तेजी से विकास नहीं होता है, उस देश का अर्थ विकास भी धीमा रहता है। और आर्थिक विकास जो है, परिवहन के साधन कुछ सीमित क्षेत्र में न रह के पूरे क्षेत्रों में एक जाल सा हो कि एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, देश के उन भागों में जहां अभी तक सड़कें या रेल मार्ग नहीं थी, वहां पे भी सड़कें और रेल मार्गों का अब आवागमन शुरू हो चुका है। जिन क्षेत्रों में रेल सड़क नहीं थी, वहां वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो दिनों दिन हम देख रहे हैं कि परिवहन के साधनों में तेजी से विकास हो रहा है। तो ये उन बातों पे भी निर्भर करता है कि उन क्षेत्रों में विकास, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि देश में सभी जगह विकास जो है एक समान हो। ऐसा नहीं है कि कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं वो पिछड़े रह जाएं और जो क्षेत्र विकसित हो रहे हैं वो विकसित हो जाएं। तो देश का कॉन्सेप्ट ये है कि परिवहन के साधनों का विकास सभी जगह हो और सभी तरह के तो नहीं हो सकते। जहां जल परिवहन के साधन हो सकते वहां जल परिवहन ही होगा, वहां पे जल दूसरी जगह नहीं स्थापित कर सकते। जहां पर सड़क परिवहन ले जाई जा सकती, बनाई जा सकती, वहां सड़क परिवहन निर्मित की जा सकती है। तो हम देखते हैं कि भारत में 5 प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं उनकी हमारे पास व्यवस्था है।
तो 5 प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं वो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हमारा स्थल परिवहन है। स्थल परिवहन में हमारा रेल और सड़क दोनों आ जाते हैं, इसमें सड़क मार्ग आ गया। रेल परिवहन ये भी हमारा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। जल परिवहन, इसमें आप देखेंगे कि आंतरिक जल परिवहन भी है, जहां आंतरिक भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में, तो आंतरिक जल मार्ग जो हमारे हैं वो नदियों में हैं। आंतरिक जल मार्ग हैं वो हमारे जो कुछ नदियां हैं, उन नदियों में स्टीमर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। वायु परिवहन की बात करें तो हमारे देश में वायु परिवहन भी काफी विकसित हुआ है। एक और परिवहन है पाइपलाइन परिवहन, यानी पाइपलाइन परिवहन में हम किसी गैस को या तरल पदार्थ को, चाहे पानी हो या हमारा पेट्रोलियम पदार्थ हो या गैस हो, इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, पाइपलाइन परिवहन है। तो हमारी प्रमुख पाइपलाइन जो है हमारे देखेंगे कि एचबीजे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये हमारी गैस पाइपलाइन है। इसके द्वारा जो गैस है उस गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से भी ये भी हमारा क्या है, परिवहन का साधन है। तो हम ये परिवहन के साधन भारत के संदर्भ में देखेंगे कि किस प्रकार से ये परिवहन के साधन हमारे यहाँ किसी देश के विकास में गति प्रदान करते हैं। अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे तो देश का विकास या देश की जो गति है वो गति देखने को नहीं मिलेगी। तो विकास की गति हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, परिवहन के साधनों पर। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कि हम सड़क परिवहन का महत्व। अब हमारे देश में देखा जाए कि जब से हम देख रहे हैं तो शुरुआत जो है हमारे यहाँ रेलों से नहीं हुई है, ना हमारा वायु परिवहन से नहीं हुआ, हमारी शुरुआत सड़कों से हुई है। और पहले कच्ची सड़कें, फिर पक्की सड़कें, फिर बड़े बड़े हाईवेज, फिर महामार्ग। इस प्रकार हम देखें तो हमारा विकास का सड़कों का जो क्रम रहा है वो बना है। तो प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ सड़कों से प्रारंभ हुई और धीरे धीरे आज हम कई प्रकार की सड़कों को देखते हैं। तो सड़कों का हमारा महत्व क्या है भाई, हर एक परिवहन के साधन का अपना एक महत्व है, चाहे वो जल परिवहन हो, रेल परिवहन हो, चाहे सड़क परिवहन हो, वायु परिवहन है। तो इनमें से कौन सा परिवहन का साधन का क्या महत्व है, उस महत्व कौन सा किससे बेटर है, ये सारी चीजें हम देखेंगे कि सड़क परिवहन जो है इसका महत्व क्या है। तो हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में सड़क परिवहन का काफी महत्व है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। और भी देश हैं, अमेरिका वगैरह और अन्य देश हैं, उनमें से भारत भी एक ऐसा देश है जहां अब सड़कों का विस्तार है। एक समय होता था कि हमारे यहाँ गांव में सड़कें हुआ ही नहीं करती थी, मुख्य सड़कें हुआ करती थी, बाकी कच्ची सड़कें थी। आज हम देख रहे हैं कि देश के प्रत्येक कोने से एक जगह से दूसरी जगह तक सड़कों का जाल बिछ गया है। तो जाल बिछने से का मतलब है कि लोगों की आवश्यकता है, तो उसको आवश्यकता को पूरा करने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे लोग व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, अन्य कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो जाते हैं, या कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, चाहे वो गांव से उद्योगों तक जाए, तो भी उसके लिए हमें क्या चाहिए, सड़क मार्ग चाहिए। तो सड़क मार्ग सभी जगह हम रेल मार्गों का संभव नहीं है कि हर गांव में, हर शहर में रेल मार्ग हो, तो ये संभव भी नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सड़क मार्ग जो है वो गांव के एक छोटे गांव से लगा के किसी भी स्थान पर हम सड़क मार्ग को बनाना आसान होता है। तो रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण और लागत कम होता है। ये भी देखना पड़ेगा कि देश की इकोनॉमी कैसी है, तो हमें किन परिवहन के साधनों की आवश्यकता होगी। एक आम लोग हैं, वो किस प्रकार के परिवहन का ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमी कैसी है, देश की इकोनॉमी कैसी है, लोगों की आय कितनी है,
उसके आधार पर परिवहन साधनों का डेवलपमेंट धीरे धीरे करते जाते हैं। तो रेलवे लाइन को बिछाने में और बनाने में, निर्माण करने में समय भी ज़्यादा लगता है और पैसे का खर्चा भी, व्यय भी ज़्यादा होता है। जबकि सड़क निर्माण में समय कम लगता है और व्यय भी कम होता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। सड़कें जो है ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय भागों सभी स्थानों पर बनाई जा सकती हैं। सड़कों को हम देखते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही आप सड़कें देखेंगे, सीमांत सड़कें जो है हमारी, पठारी भागों में देख लें, मैदानों में तो संभव है रेल भी डल जाएगी और सड़क भी डल जाएगी, लेकिन जो उबड़ खाबड़ पर्वतीय मैदान है वहां पर आप देखेंगे सड़कों का तेजी से विकास हुआ है। पहले इतना विकास नहीं था, अब लेकिन सड़कों का विकास, तो सड़कों का निर्माण जो है ऊंचे नीचे स्थानों पे भी किया जा सकता है, लेकिन रेल लाइन का और वायु एयरपोर्ट्स का, इनका निर्माण उबड़ खाबड़ और ज़्यादा वैसे दुर्गम जो रास्ते होते हैं उनमें कठिन होता है या बहुत ही कम देखने को मिलता है। अपेक्षाकृत कम दूरी कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। आप देखें कि कम दूरी के लिए रेल मार्ग ज्यादा महंगा होगा, वायु मार्ग ज्यादा महंगा होगा, लेकिन सड़क मार्ग कम दूरी के लिए सस्ता है। और वस्तुओं के परिवहन में सड़क मार्ग मितव्ययी है, कहने का मतलब कम दूरी के लिए हमारा जो सड़क मार्ग है उसमें पैसा कम लगता है। कम दूरी के लिए अगर रेल मार्गों की तुलना करें सड़क मार्गों से, तो रेल मार्ग में ज्यादा भाड़ा लगेगा और उसमें कम लगेगा। तो सड़क मार्ग जो है वो ज्यादा मितव्ययी, और घर तक किसी भी सामान को हम घर तक पहुंचाना है तो सड़क मार्ग के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। घर की सेवाएं उपलब्ध कराती है, मतलब घर घर तक आपको सड़क मार्ग द्वारा कोई भी वस्तु को, सामान को हम या यात्री को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन रेल मार्गों द्वारा नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सड़क परिवहन के महत्व, दूसरे जो परिवहन के साधन हैं उनसे हम तुलना करते हैं। अब हम सड़क मार्ग में ही आगे देखें कि हमारे सड़कों का जो विकास हुआ है, किस प्रकार की सड़कों का निर्माण अब हो रहा है, तो हम देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्या है। हमारे भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज, जो चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो ये राजमार्ग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाला 6 लाइन वाला सड़क मार्ग परियोजना है, 6 लेन की। और भारत के कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो एक ये चतुर्भुज जैसा बन जाता है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। आप ये देखेंगे तो एक तरह का चतुर्भुज बन जाता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ये हमारे 4 महानगर जो हैं ये आपस में जुड़ रहे हैं इस महामार्ग से। तो ये एक तरह का चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। तो ये हमारा महामार्ग जो है, इसकी विशेषता है ये 6 लेन का मार्ग है और बहुत द्रुत गति, कहने का मतलब 2 शहरों के बीच की जो महानगर है उनके बीच की दूरी जो है, इसमें लगने वाला जो समय है वो समय कम लगता। दूरी तो उतनी रहेगी, लेकिन मार्ग पे चलने वाले वाहन जो है उनकी जो गति होगी वो तीव्र होगी। बिना अवरोध के, बिना बाधाओं के ये मार्ग होगा, जिससे जाने में लगने वाला जो समय है वो समय क्या होगा? कम होगा। ये इसका लाभ है। इस परियोजना में आप देखें 2 गलियारे हैं। इस परियोजना में हम देखेंगे 2 गलियारे देखेंगे। तो 2 गलियारे हमारे जो है भारत में कौन कौन से हैं? एक तो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो हम भारत का देखें मानचित्र एक छोटा सा बना के देखें और उसमें हम देखें उत्तर दक्षिण गलियारा हमारा ये हमारा श्रीनगर, और श्रीनगर से कन्याकुमारी का तक
का जो हमारा जो है, ये हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा, पेन थोड़ा नहीं चल रहा, ये हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा, ये ठीक, ये हमारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का जो है उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये जोड़ रहा है। और दूसरा जो है पूर्व से पश्चिम, ये हमारा पूर्व है, यहाँ सिलचर असम में, असम से लगा के गुजरात, गुजरात के एंड में हमारा क्या है, पोरबंदर, ये हमारा पूर्व से पश्चिम तक का गलियारा कहलाता है। तो भारत को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाले ये गलियारे हैं, कहां से कहां तक जोड़ते हैं ये हमें स्पष्ट पता होना चाहिए। और ये जो गलियारे बने हैं सड़क मार्ग के, इनका मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो है हमारा है, भारत के जो मेगा सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटी हैं, उनके मध्य दूरी वह परिवहन समय को कम करता है। जो मेगा सिटी हमारे जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके मध्य क्या करता है, लगने वाले समय को कम करता है, क्योंकि ये 6 लेन वाले हैं, रोडें अच्छी हैं, सुगम हैं, तो जो वाहन है उनकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो उनमें जो लगने वाला जो समय है वो कम है। तो कोई भी, चाहे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई व्यक्ति जा रहा है, या हमारा उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है या जो निर्मित माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, तो कोई भी माल बनता है उद्योगों में तो उसके लिए कच्चा माल पहले जाता है, और निर्मित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाना, इन सभी में परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन के जो साधन हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी परिवहन के साधन हैं, चाहे हमारे स्थल हो, जल हो, वायु हो, ये हमारे परिवहन के साधन हैं, और ये आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो परिवहन के साधनों का बड़ा महत्व होता है, और किस प्रकार के परिवहन के साधन हैं जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे दूरी और समय की जो है वो कम लगती है। यह जो परियोजना है ये भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये भी अलग अलग हमारे हाईवेज हैं या महामार्ग हैं, वो किसके अंतर्गत काम करते हैं? तो ये हमारा जो है NHAI के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के राजमार्ग हैं, सड़कें हैं, तो उनका देख रेख रख रखाव जो कार्य होता है वो किसके अधीन होता है, और ये मार्ग जो हैं किसको जोड़ते हैं, ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे जिसको हम कहते हैं, ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। इनका रखरखाव CPWD के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। CPW का मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका होता है। ये हमारे देश के जो महानगर हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य के जो प्रमुख नगर हैं या राजधानी कहें, एक राज्य की दूसरी राजधानी, उन राजधानियों को या प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और जिसका नियंत्रण जो है कंट्रोलिंग CPW या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। अब नेशनल हाईवे की बात करें तो कभी कभी दिल्ली व अमृतसर के मध्य एक ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, हमारे देश का प्रमुख एक मार्ग था, सड़क मार्ग, जिसका नाम था शेरशाह सूरी राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ये पुराना, जब शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था, तो जब से ही इसका नाम दिल्ली व अमृतसर के मध्य नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। अब आ जाए नीचे स्तर पे राजमार्ग। भाई राजमार्ग क्या होते हैं?
जिसको हम कहते हैं स्टेट हाईवे। वो नेशनल हाईवे थे, ये हमारे स्टेट हाईवे हैं। तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ना। अब कोई भी राज्य, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल को दूसरे जो जिले हैं मध्य प्रदेश के उन जिलों से जोड़ना। जैसे भोपाल को इंदौर से, जबलपुर से, भोपाल से ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़। तो कहने का मतलब किसी राज्य को, राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। किसी भी राज्य की जिला मुख्यालय को उस राज्य की राजधानियों से जोड़ना। तो जो राज्य है उसकी राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो हमारी कहलाती हैं स्टेट हाईवेज कहलाती हैं। और इनकी व्यवस्था और निर्माण का कार्य जो दायित्व है, भाई रख रखाव, भाई सड़कें बनने के बाद ये नहीं कि एक बार बना दी और फिर हम उसको रख रखाव या देख रेख नहीं कर रहे, पता चला गहरे गहरे गड्ढे हो गए, कहीं ऊंची नीची हो गई। तो पूरा मेंटेनेंस जो है उसका कार्य जो है उसका कार्य जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD जो है वो इसके माध्यम से किया जाता है। इसके बाद की हम सड़क मार्ग में देखें तो जिला मार्ग क्या होते हैं। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। अब एक जिले के अंदर मुख्यालय से आसपास के उसके ब्लॉक्स हैं या उसके बड़े कस्बे हैं या उसके अंदर जो जिले के अंदर जो और भी शहर हैं, उन शहरों को आपस में जोड़ने का काम प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। तो ये हमारा फिर आ गई जिला मार्ग। तो किसी जिले के अंतर्गत जो सड़कें हैं वो हमारी जिला मार्ग हो जाती हैं। इसके अलावा अन्य सड़कें देखें, इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। तो ये इसके अंतर्गत हम देखें प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, इसके तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। और इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों से द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। यानी हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ के मुख्य मार्ग से उसको जोड़ा जाए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक जो गांव में है उसको पक्की सड़क से, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कोई मार्ग जा रहा है उस मार्ग से जोड़ना। इससे देश में सबसे बड़ा लाभ जो है ग्रामीण लोगों को मिला है। जहां मार्ग नहीं थे, पगडंडियां थीं, ऐसी स्थिति में उस गांव का विकास नहीं हो पाता था, परिवहन के साधन नहीं थे। आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क, जो भी मुख्य सड़क है, चाहे वो जिला सड़क हो या राजमार्ग हो, उससे जोड़ा गया है और जिससे उस क्षेत्र का विकास संभव हुआ है। वहाँ का कच्चा माल, वहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में, शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर जो समय लगता था, लोग जा नहीं पाते थे, बरसात के दिनों में रास्ते बंद हो जाते थे, वो सारी चीज़ें अब खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है हर गांव को अब सड़कों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उस गांव का या देश का, उस राज्य का विकास तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे और भी हमारे पास सड़कें हैं जिसमें हम सीमांत सड़कों की बात कर रहे हैं कि सीमांत सड़कें क्या हैं। सीमांत सड़कें भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है। सबसे पहले जो सीमांत सड़कें हैं वो किसके अंतर्गत हैं? भारत सरकार के अंतर प्राधिकरण के अधीन ये स्थित हैं, जो देश के सीमांत क्षेत्रों, सीमांत का मतलब जो हमारे बॉर्डर पे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो बॉर्डर पे जो हमारे हैं, वहाँ पर इनकी निर्माण और देखरेख का कार्य करता है। दूसरा, यह संगठन 1960 में बनाया गया था, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। अब देखें भारत का जो हमारा जो क्षेत्र है, आप देखेंगे ये इधर भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो राज्य आते हैं, इन राज्यों का जो पर्वतीय क्षेत्र है और ये चीन की सीमा से लगा हुआ, इधर म्यांमार की सीमा से लगा हुआ। तो इन क्षेत्रों में हमें अपने देश की सुरक्षा के हेतु यहाँ पर सामरिक दृष्टि से महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों में अगर सड़क मार्ग नहीं होगा
तो ऐसी स्थिति में दूसरे देश के आक्रमण करने पे हम अपने यहाँ का जो रसद सामग्री है वो कैसे पहुंचाएंगे? तो हमें इन क्षेत्रों में भी अपनी सड़क व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, जिससे इन क्षेत्रों से आसानी से जब आवश्यकता पड़े तो हम इन क्षेत्रों में अपनी सेनाओं को भेज सकें। नहीं तो पहले क्या होता था, जो सड़कें इतनी व्यवस्थित नहीं होती थी तो जाने में काफ़ी समय लगता था। आज जब इन सड़कों का तेजी से निर्माण हुआ है और इसका जो कार्य जो है देखरेख होता है वो भारत सरकार के सीमा सड़क संगठन करता है, तो इन क्षेत्रों में इन सड़कों के निर्माण से हमारे जो रक्षा सामग्री है और जो आर्मी है वो इन क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाती है। तो ये इसका महत्व बढ़ जाता है। इन सड़कों के विकास में दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। अभिगम्यता का मतलब आवागमन चालू हुआ नहीं। पहले ऐसी स्थिति थी कि इन क्षेत्रों में जाने के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, रास्ते मार्ग खराब हो जाते थे, वर्षा ज्यादा हो रही है, कहीं मार्ग कट गए जो भी पुराने थे। लेकिन अब इन सड़कों के बनने से सुगम्यता अभिगम्यता बढ़ी है, आवागमन बढ़ा है तथा आर्थिक विकास में भी सहायक हुए। इस क्षेत्र में औद्योगिकरण या अन्य जो विकास के कार्य हैं वो तेजी से बढ़े। नेक्स्ट हम देखते हैं रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन एक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राधिकरण है और देश की पहली रेलगाड़ी जो ट्रेन है हमारी 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी और वर्तमान में भारत में 16 जोन में बांटा गया है। अभी हमारा ये जो क्षेत्र है भोपाल का क्षेत्र है, ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, दक्षिणी वेस्टर्न सेंट्रल वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे WCR के अंतर्गत आता है। तो 16 जोन है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाने जाते हैं। नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, ये इसके जोन है। 16 जोनों के जो कार्यालय है, प्रधान कार्यालय है वो अपने अलग अलग है। तो हमारा WCR का जो मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जबलपुर। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, इस पर भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि हमारा रेल परिवहन जो है वो कैसे प्रभावित होता है। तो भू आकृतिक कारकों के कारण, भाई रेल को बनाने के लिए समतल मैदानों की आवश्यकता होती है और जहां उबड़ खाबड़ ज्यादा वैसे स्थान होते हैं वहां रेलों का परिवहन का विकास तेजी से नहीं हो पाता है। हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन स्थानों पर समतल मैदान है तो वहां रेलों को आसानी से बिछाया जा सकता है, तो तेजी से विकास भी होता है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में वहां पर रेलों का जो विकास है उतना तेजी से नहीं हो पाया है। इसके अलावा आर्थिक कारक भी है, पूंजी है, पूंजी का निवेश भी ज्यादा होता है, तो ये भी एक कारक है। किसी देश के पास अगर पूंजी का अधिक है या उसका विकास तेजी से हो रहा है तो वो रेल परिवहन में तेजी से प्रोग्रेस करता है। कुछ प्रशासकीय कारक, कुछ राजनीतिक कारक हैं जिनके कारण जो परिवहन का जो विकास होना चाहिए वो तेजी से विकास क्षमता जो होती है वो क्षमता जब तेजी से प्रशासकीय गतिविधियों में कारण लेट, योजनाओं का लेट शुरू होना, ये भी एक कारण है। अगर प्रशासकीय कार्य अच्छे तरीके से होता है और कोई रेल सैंक्शन हुआ है तो सैंक्शन के कारण वो उस क्षेत्र में समय सीमा में अगर पूरा करता है तो ये भी एक कारक है जिसके कारण प्रभावित हो। जलवायु भी कारक है। किसी क्षेत्र की जलवायु ज़्यादा है, खराब है, कहने का मतलब जहाँ हिमवृष्टि ज़्यादा हो रही है या रेत के आंधी तूफान ज़्यादा आ रहे हैं तो उन स्थानों पर रेल उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे स्थानों पर भी हमारा रेल परिवहन जो है वितरण उसको प्रभावित करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रेलों का जो तेजी से विकास हुआ है और निरंतर होता जा रहा है। हमारे यहाँ 3 तरह की रेलवेज हैं। एक तो हमारा ब्रॉडगेज है जो बड़ी रेल लाइन जिसको हम कहते हैं, और दूसरा हमारा मीटर गेज है और तीसरा नैरो गेज। तो 3 प्रकार की रेल प्रणालियाँ हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा